त्रिपाठी आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट, हम लोगों ने जैसे कि इस सेशन का नाम ही रखा हुआ है 0 to Hero इन हिस्ट्री, यानी कह सकते हैं इतिहास में हम लोग एकदम निचले स्तर से लेकर ऊपर वाले स्तर तक सीखेंगे। क्यों? क्योंकि दूसरा चीज से एक और चीज है, ये जितने भी वीडियो हमारे और कंपटीशन एग्जाम के लिए रहेंगे। साथ ही साथ में मैं ये बता दूं कि आप लोगों को हमने क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 ऑलरेडी पढ़ा चुका है। ये जो वीडियो है क्लास नंबर 4 चलेगा इसमें, यानी क्लास 4 है। हर वीडियो में हम लोगों ने मोटिवेशन किया हुआ है, इसमें भी दोनों मोटिवेशन कर लेते हैं, उसके बाद वीडियो को स्टार्ट करेंगे। संक्षेप में अगर कहें कि इस वीडियो में हम लोगों को जानकारी क्या मिलेगा, क्या क्या चीज के बारे में पढ़ना है, तो सिर्फ अशोक के डिटेल के बारे में हम लोग जानेंगे। पहले हम लोग मोटिवेशन कर लेते हैं, फिर अशोक के बारे में कहानी को देखेंगे। कहानी बहुत ट्विस्ट है, मतलब कर सकते हैं बहुत अच्छी है। गुस्ताख हवाओं से डरना नहीं चाहिए, गुस्ताख हवाओं से डरना नहीं चाहिए, समझौता हर हालातों से करना नहीं चाहिए। लक्ष्य तो बेचैन है तुम्हें पाने के लिए, आपके बस अपने आंखों में ख्वाब को मरना नहीं चाहिए। इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो कि हम लोग पहले ही आपको बता दिया हूँ कि इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे अशोक के बारे में। वही अशोक स्टूडेंट जिसने अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी, यानी गला को कटवा दिया। और इसका जो बड़ा भाई था, कह सकते हो सुशील था, उसको भी इसने क्या किया था, मृत्यु मतलब कह सकते हो कि गला काट दिया। और अकेले जो राज करने का वारिस था वो किसके पास चला गया, अशोक के पास। इसके साथ साथ हम लोग आज इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि ये क्या था, जबकि हम लोगों ने आधा इसके बारे में पढ़ रखा है, आधा को जानना है। देखो स्टूडेंट, पहले के जो जमाने थे, राजा जो थे वो लोग शिकार करने के लिए जाया करते थे। वहां पे शिकार करने में देखो अशोक जो था एक बार कलिंग जाता है। अशोक कलिंग है कहाँ पे, तो कलिंग बेसिकली स्टूडेंट जो आता है उड़ीसा में आता है। उड़ीसा में कलिंग पड़ता है। अगर आज के मॉडर्न टाइम का कलिंग को देखोगे कि कलिंग सर कहाँ है, तो हम कह सकते हैं कि अभी फिलहाल जो कलिंग है उड़ीसा में पड़ता है। तो और उड़ीसा के साइड में कह सकते हो नीचे जो है उड़ीसा में नीचे वाले जो मतलब कह सकते हो उड़ीसा के जो नीचे आता है, तो वहाँ पे जंगल है। तो एक बार अशोक जो था जंगल में गया था शिकार करने के लिए। स्टूडेंट, एक और चीज मैं बता दूं, अगर आप लोगों को ये हैंड रिटन नोट चाहिए, इसका तो आप इस नंबर से व्हाट्सएप कर सकते हैं और मैं आपको हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है, आप लोग सिर्फ यहाँ पे ध्यान देंगे, सिर्फ समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है। कलिंग के जो जंगल थे वहां पे ये क्या करने के लिए जाता है, शिकार खेलने के लिए जाता है। तो जब शिकार खेलकर यह वापस लौट रहा था, तो वहां पे एक लड़की को देखता है, और लड़की को देखता है तो इसको पहली नजर में प्यार हो जाता है, मतलब कह सकते हैं स्टूडेंट फिदा हो जाता है। उस लड़की का नाम रहता है पद्मा। एक फिल्म भी इसी के नाम पे पद्मावती करके निकला हुआ था, जिसमें कि जो रानी थी उसको चरित्रहीन दिखाया गया था। इसलिए सरकार ने उस फिल्म को बैन कर दिया, मतलब रोका था। क्यों? क्योंकि किसी भी ऐतिहासिक पुरुष के साथ या फिर ऐतिहासिक महिला के साथ आप इतना बड़ा छेड़खानी नहीं दिखा सकते कि नहीं इनके साथ इतनी बड़ी घटना हुई थी। तो जो पद्मा थी, पद्मा से अशोक बोलता है कि देखो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम भी मुझसे शादी करोगी? जो अशोक था वो कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम भी मुझसे शादी करना चाहती हो? तो जो लड़की थी, यानी कह सकते हो जो कलिंग राजा की लड़की थी। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है, तुम ये पूछ सकते हो कि सर कलिंग के राजा का नाम क्या था? तो कलिंग के राजा का नाम था नंदराज। नंदराज नाम, नंदराज। जो कलिंग के राजा थे उनका नाम नंदराज था, और इसी राजा की पुत्री का नाम था स्टूडेंट पद्मा, जिससे कि अशोक को प्यार हुआ। कहा कि तुम क्या मुझसे शादी करोगी? तो जो उसकी कलिंग की कह सकते हो बेटी थी, मतलब उस राजा की जो बेटी थी, वो अशोक से बोलती है कि अरे ऐसे कैसे मैं शादी कर सकती हूँ, पहले तुम आओ मेरे घर आओ और मेरे पापा से पूछो कि क्या मतलब वो शादी करवाना चाहते हैं या नहीं करवाना चाहते। अशोक कहता है कि देखो भाई हम राजा है, तो वो बोली कि तुम्हारे राजा से मुझे कोई तकलीफ नहीं है, तुम राजा रहो या फिर कुछ भी रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम मेरे पापा के पास आओ। अगर वो कहते हैं शादी के लिए तैयार हो जाते हैं तो हम लोग शादी करेंगे, नहीं अगर तैयार होते हैं तो फिर नहीं कर सकते। अब अशोक क्या करता है, दूसरे दिन तैयार होकर जाता है। तैयार क्या होना है, मतलब वही नहा वहाकर हो सकता है, नहाता वाता क्या करता है, तैयार होकर दूसरे दिन कलिंग में जाता है। कलिंग के राजा के पास, यानी नंदराज के पास जाता है, जो फिलहाल अभी जैसे तो मॉडर्न टाइम या फिर प्रेजेंट टाइम में उड़ीसा में पड़ता है। वहां पे जाता है और वहां पे जाने के बाद पूछता है कि मैं तुम्हारी पुत्री का हाथ मांगने आया हूँ, मतलब तुमसे मैं क्या करने आया हूँ, हाथ मांगने के लिए आया हूँ। ठीक है, अशोक इतना बड़ा राजा था, लेकिन जो नंदराज था उसने मना कर दिया। अशोकवा को कहा कि फिलहाल तो हम तुम्हारे बेटे से शादी नहीं करेंगे।
अब अशोक को थोड़ा गुस्सा आ गया कि मतलब इतना बड़े प्रतापी राजा है, अखंड भारत को करने के लिए चले हैं और ये मेरे साथ ही कह रहा है कि राजा तो हम तुमसे शादी नहीं करेंगे। अब अशोक को गुस्सा आया और कहा कि सोच लो एक बार, नहीं तो फिर तुम्हारा साम्राज्य जो तुम्हारा देश है या फिर कह सकते हो ये तुम्हारा जो राज्य है इसको तहस नहस कर दूंगा। तो नंदराज जो था कहा कि हम देख लेंगे, तुमको जो करना होगा कर लेना, लेकिन हमारे यहाँ एक नियम चलता है कि कलिंग की जो बेटी होगी उसका विवाह कलिंग के किसी लड़के से ही होगा, मतलब दूसरे राज्य में नहीं होगा। दूसरे दिन अशोक आता और अशोक ऐसा आता है मतलब अटैक करता है, कह सकते हो कलिंग पे अटैक कर देता है। तो जब कलिंग पे अटैक करता है तो बहुत जो अशोक था बहुत प्रतापी राजा था, दोनों हाथों से तलवार चलाता था। अगर आपकी कभी क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि दोनों हाथों से तलवार चलाने वाला कौन था, तो यही अशोक था, दोनों हाथ से तलवार चलाता था। एकमात्र ऐसा अखंड भारत का निर्माता भी हुआ जिसने कि दोनों हाथ से तलवार भी चला रहा था। अब ये गया और कलिंग में जाकर लाशें बिछा दी, मतलब कह सकते हो जिधर देखो उधर लाशें लाश कर दिया, मतलब कह सकते हो कि कलिंग को एक जो होता है ना मृत भूमि में बदल दिया, उसको कह सकते हो। अब लास्ट में देखो कलिंग में एक नियम था कि अगर कलिंग में किसी के ऊपर जैसे देश के ऊपर कोई खतरा आता है तो वहाँ के लड़की, वहाँ के बुजुर्ग, वहाँ के लड़के सब लोग क्या करेंगे कि कलिंग की मतलब कह सकते हो अपनी मातृभूमि की रक्षा करेंगे। तो जो नंदराज था उसकी जो लड़की थी पद्मा भी कलिंग की रक्षा करने के लिए, लड़ाई करने के लिए, युद्ध करने के लिए गई थी। लेकिन उसने क्या किया होता, अपने मुंह पे वो कपड़ा होता है उसको बांध कर गया होता, मतलब कह सकते हो कि एक जो मुंह को ढकने वाला होता है उसी को, या फिर कह सकते हो सफा, मुंह बांधने वाले को कहा जाता है सफा। इससे उसने अपने मुंह को बांध रखा था, मतलब पूरा मुंह को कवर कर रखा था, जिससे कि अशोक पहचान नहीं पाया और अशोक के ही तलवार से उसकी गर्दन कट गई, मतलब गर्दन कह सकते हो धड़ से अलग हुई। अब देखो जब गर्दन अलग हो गई तो अशोक देखा तो उसने शॉक कर गया, और जब उसने देखा कि नहीं इसकी जो पद्मा है उसका गला कट गया, अब उसने दोनों ही तलवार को फेंक दिया और ऐलान किया कि आज के बाद हम लोग कोई भी कह सकते हो युद्ध घोष की घोषणा नहीं करेंगे। मतलब उसने कहा कि आज के बाद हम किसी भी तरह का कोई भी युद्ध नहीं करेंगे। अब देखो ऐसा कारण इसलिए था क्योंकि देखो जिसके लिए युद्ध हो रहा था जब वही नहीं रहा तो क्या होगा, तो मतलब पद्मा के लिए युद्ध किया हुआ था। पद्मा बहुत सुंदर थी, उसने हमने कहीं रखा था भाई राजा है और राजा को पहले नजर में प्यार हो जाए तो भाई अलग ही। उसके लिए एक कहावत आती है, खुदा का एक कहावत है, कैसे तो कहा जाता है कि खुदा किसी पे फिदा ना करे, और फिदा करे तो मतलब मुझे अच्छे से याद नहीं है, लास्ट में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब उस लड़की की यानी पद्मा का जो गर्दन कट जाता है, ध्यान देना पद्मा का जो गर्दन कटता है अशोक की ही तलवार से कट जाता है, और जब उसका गर्दन कटता है तो अशोक दोनों ही हाथों का तलवार फेंक देता है और कहता है कि आज के बाद हम लोग कोई भी उद्घोष या फिर युद्ध घोष की घोषणा नहीं करेंगे। इस नीति को हम लोग बंद करते हैं और आज से हम लोग धर्म उद्घोष की घोषणा या फिर नीति को अपनाते हैं। और यहीं से उसने क्या किया, बुद्ध का कह सकते हो बुद्ध धर्म में परिवर्तित हो गया, मतलब बुद्ध क्या कह सकते हो धर्म अपना लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक जो चाणक्य थे, चाणक्य कहते हैं अगर यहाँ पे इसकी बात को चाणक्य को कंपेयर किया जाए तो हकीकत बात की पता चलता है। चाणक्य ने कहा था कि जिस देश का राजा अपने हाथों से शस्त्र का त्याग कर दे, मतलब शस्त्र को छोड़ दे, उस देश के कह सकते हो कि जो राज्य है वो खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, या फिर कह सकते हो नपुंसक को प्राप्त हो जाएगा। और वास्तविक यही हुआ, जब अशोक ने अपने कह सकते हो कि शस्त्र को त्याग किया उसके बाद उसका पतन हो गया। फिलहाल अभी तुरंत पतन नहीं हुआ, उसके आगे भी कहानी चली और मैं बताता हूँ। अब यहाँ से उसने क्या किया कि किसी भी तरीके से युद्धघोष की समाप्ति कर दी और धर्म के जो कह सकते हो उपदेश था, मतलब जो भी धर्म के बारे में जानना था या फिर ज्ञान देना था उसको अपना लिया। हाँ, एक चीज कहा जाता है खुदा कभी किसी के लिए कह सकते हो कि किसी पर फिदा ना करे, अगर फिदा भी करे तो कयामत तक जुदा ना करे। माना कि कोई मरता नहीं है किसी की यादों में, लेकिन जिंदा भी नहीं रहा जाता है किसी की यादों में। स्टूडेंट किसी आगे हम लोग अगले स्लाइड पे पढ़ते हैं, इसको इरेज करते हैं 2 मिनट रुक। अब क्या किया देखो स्टूडेंट, जब वो कलिंग से वापस आ रहा था, कह सकते हो कि वाराणसी के रास्ते में जब आ रहा था तो उसको भ्रमित हो गया,
जो अशोक था, कह सकते हो अशोक अब खोया हुआ था अपने गर्लफ्रेंडवा की याद में। जो गर्लफ्रेंडवा का नाम क्या था? पद्मा। बहुत अच्छा नाम है, पद्मा। पद्मा की याद में खोया हुआ था। और ये जब वाराणसी पहुंचने वाला था तो यहाँ पे ये रास्ता भटक जाता है। भटक के कह सकते हो एक वाटिका में बैठा रहता है। ऐसा तो मतलब इतिहासकार ये मानते हैं कि वाटिका वो कूद गया था जिसमें कि बैठा हुआ था। लेकिन एक चीज बताइए, जब रास्ते में भटक गया है तो इसको कैसे पता चलता है कि खुद का वाटिका है या फिर दूसरे की वाटिका है? इसलिए मैं इसको नहीं मानता। ठीक है, तो एक बार वाटिका में बैठा हुआ था तो उसका भतीजा, जिसका नाम कह सकते हो बताया गया था निग्रोध, उसके भतीजा का नाम था। अशोक के भतीजे का नाम यहाँ पे लिख देता हूँ स्टूडेंट, भतीजा या फिर भतीजे का नाम जो था निग्रोध था। और जो निग्रोध था उसने आकर अशोक को समझाया कि देखो चाचा, ये सब कुछ नहीं होता है, शरीर का प्रेम कुछ भी नहीं होता है। शरीर कह सकते हो अगर एक दिन अच्छे तरह से 10-15 बार दस्त लग जाए तो पूरी शरीर की सुंदरता खत्म हो जाती है। इसलिए शरीर का कुछ नहीं रखा है। तो अशोक सोचता है कि हाँ, ये तो बात ठीक कर रहा है, बहुत ज्ञान की बात कर रहा है, भाई मुझे ज्ञान दे रहा है, बहुत अच्छी शिक्षा दे रहा है। तो अशोक अब यहाँ से करता है, कह सकते हैं कि बुद्ध धर्म को अपनाता है। और अशोक को बुद्ध धर्म में परिवर्तित करने वाले या फिर कह सकते हो कि दीक्षित करने वाले थे उपगुप्त। अशोक को धर्म या फिर बुद्ध धर्म में कौन दीक्षित करता है? बुद्ध धर्म में दीक्षित करते हैं यही इन्होंने क्या क्या था, इसको दीक्षित किया होता बुद्ध धर्म में। अब जब ये बुद्ध धर्म में दीक्षित हो जाता है या फिर कह सकते हो बुद्ध धर्म को अपना लेता है तो 3 वाक्य देता है, जिसमें 3 वाक्य में एक वाक्य रहता है संगम शरणम गच्छामि, शरणम गच्छामि। दूसरा रहता है बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि। और जो लास्ट रहता है, सॉरी स्टूडेंट, एक रहता है संगम शरणम गच्छामि, एक रहता है धर्मम शरणम गच्छामि और एक रहता है बुद्धम शरणम गच्छामि। यानी लास्ट में रहता है बुद्धम शरणम गच्छामि, उससे पहले रहता है धर्मम शरणम गच्छामि। ठीक है, और जब इसने इस चीज को अपना लिया तो ये 3 लाइनें दिया, मतलब कह सकते हो कि 3 लाइन बोला। इसके बाद उसने क्या किया था कि शिलालेख पर लिखवाना शुरू किया था, मतलब शिलालेख पे लिखवाना या फिर कह सकते हो शिलालेख लिखवाना शुरू किया, ताकि शिलालेख क्यों लिखवाता था, उसकी प्रजा को पता चल सके कि उसने क्या क्या किया है। मतलब कह सकते हो कि अपनी जिंदगी में उसने क्या क्या किया है, क्या क्या हासिल किया है, उस चीज को उसने अपने शिलालेख पे लिखवाना स्टार्ट किया था। अब कहोगे कि शिलालेख क्या होता है, तो पत्थर पे लिखे गए लेख को ही शिलालेख कहते हैं। क्यों कहते हैं शिलालेख पत्थर पे लिखे गए को? क्योंकि शिला का मतलब ही होता है पत्थर और लेख का मतलब होता है लिखा गया, लिखा गया। इसी को दोनों को जब मैंने मिलाया तो पता चला कि इसका शिलालेख का मतलब क्या होता है, पत्थर पे लिखा गया। ठीक है, अब इसमें देखो आप लोग बहुत मतलब सोच रहे होंगे कि ठीक है सर यहाँ तक तो आपने बता दिया, तो जो कलिंग का वर्णन था, मतलब कलिंग युद्ध का जो वर्णन था, विजय हुआ या हारा, इसके तुम सिग्निफाई नहीं कर सकते, ना ही मैं भी खुद सेटिस्फाई हूँ कि जीता या हारा, क्योंकि उसने खुद कह सकते हो कि कहा कि आज के बाद कोई युद्ध नहीं होगा, तो इसको छोड़ते हैं। लेकिन ये मैं बताता हूँ कि आपको वो जो शिलालेख पे उसने जो लिखवाया, कलिंग के युद्ध के बारे में जो वर्णन करवाया, वह 13वें शिलालेख में करवाया। इधर मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट, 13वें शिलालेख में उसने कलिंग युद्ध का वर्णन करवाया था, कलिंग युद्ध का वर्णन करवाया था। ठीक है, अब चलो आगे पढ़ते हैं। अब देखो जब यहाँ से स्टार्ट होती है कि अपने आप को जो अशोक था बहुत बड़ा आदमी मानता था। अब बहुत बड़ा आदमी कहने का मतलब कह सकते हो कि वो कहता था कि मैं देवताओं का प्रिय हूँ, और उसने ये बात कहने के लिए कि मैं देवताओं का प्रिय हूँ एक उपाधि धारण किया था जिसका नाम है देवता प्रियदर्शी, मतलब देवताओं के प्रिय। उसने इस चीज को कह सकते हैं कि इसको उसने पदवी के रूप में लिया हुआ था या फिर ग्रहण किया हुआ था। और यहाँ से होता है अशोक की समाप्ति, या फिर कह सकते हो कि यहाँ से इनके मौर्य साम्राज्य की हो जाती है समाप्ति। अभी एक और है जो कि मौर्य साम्राज्य में कह सकते हैं कि शासन करता है, एक छोटा सा राजा रहता है, लेकिन
उसको हम पढ़ाएंगे अभी जस्ट वीडियो के आगे, लेकिन उसको हम पहले एक शुंग वंश आता है जो कि ब्राह्मण वंश था, उसको पढ़ाने के बाद इसको पढ़ाते हैं कि जो मौर्य शासन था या फिर मौर्य वंश था उसका अंतिम राजा कौन था, अंतिम शासक कौन था और वो अंतिम शासक कैसा था। चलिए स्टूडेंट, हमने पढ़ा था कि इसके बाद मैं क्या पढ़ाऊंगा, शुंग वंश के बारे में। शुंग वंश के बारे में देखो, शुंग वंश कौन था या फिर शुंग वंश के असली संस्थापक कौन थे। ठीक है, देखो शुंग वंश जो था इसके कह सकते हो कि स्थापना किसने की थी या फिर नींव किसने डाली थी, तो पुष्यमित्र ने डाला था। पुष्यमित्र ने, इसके जो पहले शासक थे वो थे पुष्यमित्र। अब देखो शुंग वंश जो थे भारत के पहले ब्राह्मण वंश भी जाने जाते हैं, भारत के पहले ब्राह्मण वंश जाने जाते हैं, यानी यहां से स्टार्ट होता है ब्राह्मण वंश या फिर ब्राह्मणों का शासन। ये कौन थे, भारत के पहले ब्राह्मण वंश थे, कौन, शुंग वंश वाले। इसकी नींव किसने डाली थी, कैसे तो नींव किसने डाली थी, तो पुष्यमित्र ने। पुष्यमित्र, अगर इनका पूरा नाम जानना चाहते हो तो पुष्यमित्र शुंग थे, इनका पूरा नाम था पुष्यमित्र शुंग और इसी के कारण इनको शुंग वंश भी कहा गया और ये भारत के पहले ब्राह्मण वंश थे। अब देखो इसने अपनी राजधानी बनाई थी और इनकी जो राजधानी थी दो जगह थी, जो इनकी राजधानी थी शुंग वंश की वो दो जगह थी। एक थी कह सकते हो विदिशा में, एक थी विदिशा में जो कि एमपी में पड़ता है या फिर कह सकते हो मध्य प्रदेश में पड़ता है, और एक बिहार की पटना राजधानी थी जो कि उस समय में पाटलिपुत्र कहा था, पाटलिपुत्र कहा था। ये दो जगह उनकी राजधानी। ठीक है, अब इसके बाद इन्होंने कह सकते हो जो ब्राह्मण वंश था उसने हिंदू धर्म का खूब प्रचार किया, यानी इस वंश ने हिंदू धर्म का बहुत प्रचार प्रसार किया था। यानी सबसे इन्होंने यही चीज यहाँ पे वास्तविकता को देखा जा सकता है कि सबसे ज्यादा हिंदू धर्म का प्रचार करने वाला कौन था, तो शुंग वंश थे या फिर ब्राह्मण वंश थे, हिंदू धर्म का बहुत काफी प्रचार किया था। इसके साथ साथ इन्हें ये भी कहा जाता है कि संस्कृत भाषा का भी बहुत काफी विकास किया था, मतलब कह सकते हो संस्कृत भाषा का भी इन्होंने क्या किया हुआ था, बहुत काफी प्रचलित करवाया था। और इसका मतलब कह सकते हो प्रत्येक जगह उस टाइम में क्या होता था कि संस्कृत भाषा का लगभग बोलचाल इस्तेमाल होता था। एक और चीज इन्होंने करवाया हुआ था, यहीं से स्टार्ट होता है अश्वमेध यज्ञ करवाना। अश्वमेध यज्ञ करवाना यहाँ से स्टार्ट होता है, मतलब सबसे पहले अश्वमेध यज्ञ करवाने वाला कौन था, यही शुंग वंश के राजा पुष्यमित्र शुंग थे। अब देखो अश्वमेध यज्ञ होता क्या है ये भी जानो। अश्वमेध यज्ञ में पूजा करके घोड़े को छोड़ा जाता है और घोड़ा जहाँ जहाँ जाता है, मतलब कह सकते हो जहाँ जहाँ पे भी घोड़ा घूमता है वो इलाका उस राजा का हो जाता है जिसने छोड़ा हुआ है। एक और चीज है, जो राजा छोड़ा हुआ है उसका तो राज्य हो जाता है, लेकिन अगर कोई राजा उस घोड़े को रोकना चाहे, मतलब मान लीजिए मेरे राज्य में आया, मैं उस घोड़े को रोकना चाहता हूँ, तो वो एक तरह से चुनौती होती थी कि उस राजा से मैं युद्ध करने की ताकत रखता हूँ, या फिर मुझसे या तो हरा कर ही राज्य ले जा सकते हैं, अन्यथा ऐसे राज्य नहीं ले जा सकते थे। एक चीज मुझे समझ में नहीं आ रहा है, उस टाइम का लगता है मुझे कि राजा लोग बड़ा बेवकूफ होते थे, तो आप ही ज्यादा चालाक बन रहे हैं, बताते हैं। जैसे मान लो अगर कहीं का राजा है, जैसे मान लो यही है शुंग वंश है, तो शुंग वंश के राजा जो पुष्यमित्र हैं, जब इन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया तो ये क्या करते हैं कि घोड़ा को छोड़ते हैं, एक ही घोड़ा छोड़ा है ना, और ये कहा गया है कि जिस इलाके से ये गुजरेंगे वो उस राजा का हो जाएगा। ठीक है भाई, हम क्या करेंगे कि अपने बॉर्डर पे क्या खड़ा कर देंगे, घोड़ी खड़ा कर देंगे। घोड़ी खड़ा करने से पता क्या चलेगा कि जब ये घोड़ा आएगा घोड़ी के साथ भाग जाएगा, तो ना आएगा ना हमारा राज्य जाएगा। कितना बेवकूफ था यार राजा लोग, मतलब इतना छोटा हम लोगों को पता नहीं चला। मान लो ये मेरा साम्राज्य है, ठीक है, और पुष्यमित्र ने इधर से यज्ञ करवा के एक घोड़ा ही भेजने का वहां पे मतलब पहुंचे था, एक ही घोड़ा भेज सकता था। ठीक है, तो इधर से क्या करता है पुष्यमित्र, सॉरी मैं इधर से क्या करता है, ये घोड़ा भेजता है। मेरे पास थोड़ा काफी इस समय मैं थोड़ा मतलब सोच लिया हूँ, हो सकता है उस समय राजा लोग ना सोच पाए हो, मैं इस समय सोच लिया हूँ कि अगर उस समय मैं रहा था तो क्या करता कि एक घोड़ा वो छोड़ रहा है, आपने जहां जहां पे मेरा साम्राज्य का बॉर्डर है वहां
नहीं अश्वमेध यज्ञ करा रहा होगा। अभी तो आखिर मतलब चला आदमी था ना, यज्ञ कराता था और पूरा राज्य हड़ा देता था, मतलब राज्य करता था। ठीक है, इसके साथ अश्वमेध यज्ञ शुरू हुआ और इसको कह सकते हो कि बौद्ध धर्म का विनाशक भी माना जाता है। याद रखना स्टूडेंट, अगर आपके किसी कंपटीशन एग्जाम में ये पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म का विनाशक कौन है, तो यही है बौद्ध धर्म जो था, बौद्ध धर्म के विनाशक कौन है, तो ये शुंग वंश है। विनाशक कौन थे, तो शुंग वंश थे। ठीक है, एक मिनट के लिए हम वीडियो को पॉज करते हैं, स्टार्ट करते हैं, इसको इरेज करते हैं। जो शुंग वंश था, शुंग वंश को हम लोग बौद्ध धर्म के विनाशक भी मानते हैं। जो बौद्ध धर्म था उसको विनाश किया हुआ था। अब इसको क्यों विनाश किया था स्टूडेंट, इसके बारे में भी डिटेल से जान लेते हैं। कुछ लोग हैं जो भी कहेंगे बौद्ध धर्म का विनाश किया था, इसका मतलब कोई इसने गलत काम किया था। गलत काम उसने नहीं किया हुआ था स्टूडेंट। जब गलत आदमी को, व्यक्ति को मजबूर होकर गलत काम करना पड़ता है, उसने क्या किया था, जो मौर्य वंश का अंतिम शासक था, देखो जो अशोक था, अशोक ने बिहार की स्थापना करवाई हुई। और अब भी कहोगे बिहार क्या होता है सर, तो जहाँ पे कह सकते हो ये एक तरह का धर्मशाला होता है, जहाँ पे पुजारी या फिर कह सकते हो जो जाते हैं तीर्थ यात्री, वो वहाँ पे धर्मशाला में रहते हैं। तो उस समय को कह सकते हो बिहार बोला जाता था। अब इसने धर्मशाला जब कह सकते हो बिहार की स्थापना करवाई थी, तो जो शुंग वंश था, शुंग वंश के टाइम में यहाँ पर आतंकवादी आकर रहने लगे थे। यानी यहाँ से हो जाता है आतंक, कह सकते हो आतंकवादी आना स्टार्ट होते हैं और आतंकवादी से जानते हैं देश को बर्बाद होने लगे। जो आतंकवादी आने लगते हैं तो इसकी सूचना इसको पहुंचती है, इसको शुंगमित्र को, कह सकते हो शुंग वंश के राजा पुष्यमित्र को इसकी सूचना पहुंचती है कि नहीं यहाँ पे आतंकवादी आकर रहते हैं। तो उसने क्या किया कि जो अशोक के या फिर कह सकते हो मौर्य का वंश का अंतिम शासक है, मौर्य वंश के अंतिम शासक का नाम रहता है, कह सकते हो उसका नाम तो मुझे ध्यान याद नहीं है, मुझे सोच लेते हैं। मौर्य वंश के जो अंतिम शासक था जिसका नाम था वीररथ या फिर ऐसे करके नाम था, देख लेना एक बार गूगल पे सर्च करना, ऐसे मतलब गलत नहीं होगा, यही होगा। जो वीररथ था उसने उससे बोला, वेदरथ था, मतलब अच्छे से उसको स्पेलिंग का प्रॉब्लम हो जाती है, ऐसा मतलब कोई खास इसमें नाम नहीं है। ठीक है, तो उससे जो शुंग वंश था, पुष्यमित्र ने इससे वेदरथ से बोला कि देखो तुम्हारे जो बिहार है, यानी जो तुम्हारे दादाजी या कह सकते हो कि पिताजी बनवाए हैं, उसमें कुछ आतंकवादी संगठन आकर आता है। तो जो वीररथ था उसने ये नहीं किया कि जाकर देखे कि रहते हैं या नहीं, उसने कहा कि नहीं ऐसा बात नहीं है। तो इसमें पुष्यमित्र ने या फिर कह सकते हो शुंग वंश के जो शासक था उसने गुस्सा में होकर उसका गला ही कटवा दिया। गला कटवा के मतलब उसको कह सकते हो कि मरवा दिया। और किसने मारा था, तो उसके कह सकते हो कि उसके पुत्र ने, जिसका नाम था अग्निमित्र। अब अग्निमित्र यहाँ से जब मार लेता है, मारने के बाद इसको भेजा जाता है कि जाकर देखो सच में आतंकवादी संगठन वहां पे रहती है या फिर नहीं। देखो ये बात तो जायज थी, सच्चाई है कि वहां पे आतंकवादी लोग रहते थे। जब अग्निमित्र गया तो अग्निमित्र को यहाँ पे बहुत क्रूर राजा माना जाता था, मतलब इसको बहुत क्रूर राजा तो नहीं कह सकते क्योंकि अभी उसमें राजा नहीं था, लेकिन इसको बहुत क्रूर या फिर निर्दयी माना जाता था। जब इसने गया तो आतंकवादी तो रहते थे, तो आतंकवादियों को बहुत मारा, बहुत मतलब कह सकते हो कि बहुत मारा पीटा, मतलब उन लोगों को बहुत सताया और कह सकते हो कि उन लोगों को बहुत काफी मारा भी, कितने लोगों को मौत के घाट उतार दिया और वहां पे जाकर सभी लोगों को मार दिया। और मारने के साथ साथ जो बिहार था जिसकी स्थापना इन्होंने अशोक ने करवाया था, उसको भी ऐलान किया कि मतलब इसको तोड़ दिया जाए, इसको कबाड़ दिया जाए। उसने उस टाइम में बम से कुछ लोगों को उड़ा दिया था, मतलब बम यहाँ पे लगाकर बिहार को भी ध्वस्त करवा दिया था। अब देखिए यहाँ तक तो हो गया, इसलिए इसको हम लोग कह सकते हैं कि जो बिहार को नाश करवाया या फिर मतलब कह सकते हैं बर्बाद करवा दिया, वहां पे मतलब चौपट करवा दिया, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं बौद्ध धर्म का विनाश। अब यहाँ तक तो डिटेल से हम लोग जान गए। अब आते हैं हम लोग डिटेल से जानेंगे अग्निमित्र के बारे में। अग्निमित्र के बारे में तो बहुत कुछ खास बात नहीं है, क्योंकि देखिए इतिहास उसी का लिखा जाता है जो कि अपने जीवन में बहुत अच्छा काम किया, मतलब थोड़ा अच्छा से अच्छा दिखाया हो। देखिए अभी थोड़ा इन्होंने अच्छा दिखाया था, यहाँ पे क्रूर राजा बेशक माना जाता है, लेकिन इनको शासक अच्छे, यहाँ पे वीर दिखाया गया है, इसलिए इनको दिखाया जाता है। अब अग्निमित्र यहाँ से होते हैं धीरे धीरे पतन पे। क्यों पतन पे? कि अग्निमित्र जब लौट रहे थे, मतलब कह सकते हो अपने घर वापस आ रहे थे, तो एक लड़की को देखे और लड़की से इनको
क्या हो गया, प्यार हो गया। वही अशोकवा वाली हाल हो गई। अशोकवा को उसने जब कालीन से आ रहा था, यानी कि कह सकते हो कि जब वो जंगल से आ रहा था वापस, तो पद्मा से प्यार हो गया। इधर ये भी युद्ध करके आ रहे हैं, तो इनको भी एक लड़की दिखाई देती है, और वो मतलब कह सकते हो लड़की जब दिखाई दी तो उनके उसी लड़की के मतलब पीछे पीछे चला गया, और वहां पे जाकर कह सकते हो कि उसने मतलब पूरी तरह से उसने प्यार करने भी लगा। और शायद इसके साथ अशोक के जैसा नहीं हुआ था, लड़की भी मान गई। और इधर जो उससे मित्र था उसने खुजवा रहा है, मतलब कि कहाँ भूल गया अग्निमित्र, कहाँ रह गया। और इधर तो ये प्रेम में मतलब कह सकते हैं कि लीन है। तो जो अब इन दोनों की जो कह सकते हैं अग्निमित्र था और अग्निमित्र के साथ जो लड़की थी, इन दोनों की जो प्रेम कथा है उसको कालिदास लिखते हैं, जिस पुस्तक का नाम आता है मालिकाग्निमित्र। याद रख लेना स्टूडेंट, ये पूछा भी जाता है। कालिदास ने एक पुस्तक लिखी, इन लोगों के मतलब कह सकते हैं प्रेम कहानी लिखी, जिस बुक का नाम था मित्र, ये उस पुस्तक का नाम था। अब क्यों ऐसा हुआ था, क्योंकि एक का नाम अग्निमित्र था और एक का नाम था माल, ऐसे कुछ करके था, इसीलिए इन दोनों को जब मिक्स किया गया तो बना मालकिनी। और इसी पुस्तक को हम लोग कहते हैं प्रेम के भी पुस्तक, या फिर कह सकते हो कि इसी पुस्तक से कह सकते हैं जो कालिदास थे थोड़ा प्रचलन में आया। ऐसे तो बहुत काफी कालिदास प्रचलित में थे, लेकिन यहाँ से भी देखिए एक और चीज, किसी भी धर्म का या फिर कह सकते हैं किसी चीज का जब राजा का हाथ हो जाता है तो उस चीज का बहुत काफी विकास होता है। अभी भी भारत में भी देख लीजिए, अभी जो फिलहाल ऐसा नहीं, किसी पार्टी का नाम पक्ष का नहीं लूंगा, लेकिन ऐसा बात है जैसे कि मान लीजिए बीजेपी है, ज्यादा हिंदुत्ववादी करती है। ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि हिंदुत्ववादी करती है, क्योंकि ये सबसे घटिया सरकार है। इसके बारे में मैं एक डिटेल से अलग से वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। फिलहाल अभी हम लोग इसी पे चर्चा करते हैं, नहीं तो इस पे भी कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा, उस पर तो आएगा ही। इसके बारे में भी मैं अभी अपलोड करूंगा वीडियो बनाकर कि बीजेपी क्या है और क्या करती है, क्योंकि उसके बारे में हो सकता है मेरा चैनल भी बर्बाद हो जाए। लेकिन कोई बात नहीं, चैनल को बर्बाद किया जाएगा। एक बार आते हैं हम लोग पॉलिटिक्स में, खेलते हैं पॉलिटिक्स के साथ, या तो बर्बाद हो जाएंगे नहीं तो आबादी हो जाएंगे। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। प्लीज एक बार लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।